हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, जो कि क्लास 9th का है। ठीक है, चैप्टर 2 है ये। अभी तक हम इसमें जो है, आइए थोड़ा सा पुराना चीज़ देख लेते हैं, हम क्या क्या इसमें देख चुके हैं। तो हमने देखा है सामाजिक परिवर्तन का युग, और क्या देखा है हमने, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिल जाएंगी। और हमने देखा है यूरोप में समाजवाद का आना, कि किस प्रकार यूरोप में समाजवाद का उदय हुआ, समाजवाद के लिए समर्थन कौन कौन से जो है पार्टियां दे रही थी, ये भी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने रूसी क्रांति को भी देख लिया है, रूसी साम्राज्य 1914 में कैसा था और उससे पहले कैसा था, ये भी चीज़ हम देख चुके हैं। ठीक है, उस समय की जो है अर्थव्यवस्था और समाज किस प्रकार थी, उस समय औद्योगिक स्तर क्या था, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, और रूस में समाजवाद भी हम देख चुके हैं, है ना। उथल पुथल का समय भी हम देख चुके हैं, 1905 की क्रांति, है ना, ये भी देख चुके हैं। ठीक, और क्या हमने देखा है, हमने जो है अब आज हमें देखना है प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, यानी कि आज हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूरी तरीके से स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1914 में। तो बात करते हैं 1914 की। तो 1914 में ना दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। ठीक है, अब दो खेमे में बट गया। ठीक है, एक खेमे में तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये केंद्रीय शक्तियाँ थी। ठीक है, और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें खेमे में जो है शामिल हो गए थे। तो दो जो है शक्तियों में बट गया था ये दो गठबंधनों में। तो पहले खेमे में कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ठीक है, जो कि केंद्रीय शक्ति थी। और दूसरे खेमे में बट गए थे जो है फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए। अब देखिए, इन सभी देशों के पास ना विशाल वैश्विक साम्राज्य था, जाहिर सी बात है ना। और इसीलिए यूरोप के साथ साथ ये युद्ध जो है ना, वो यूरोप के बाहर भी फैल गया था। अभी हम इसका इम्पैक्ट भी देखेंगे। ठीक है, और इसी युद्ध को कहा गया पहला विश्व युद्ध। अब देखिए, जब इस युद्ध की शुरुआत हुई ना, तो रूसियों का भरसक समर्थन मिला। ठीक है, देखिए ये लिखा भी हुआ है कि इस युद्ध को शुरू शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, यानी कि जनता ने राजा का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे, अब आपको मैं एक नीति बता दूं कि आप जो है किसी भी व्यवस्था का एक टाइम तक साथ दे सकते हैं। अगर वो बहुत लंबा खिंचता जाएगा तो जाहिर सी बात है, जनता है, उनको अपने रहन सहन के लिए, आजीविका के लिए कार्यस्थल पर लौटना ही पड़ेगा, है ना। तो बहुत लंबे समय तक तो वो साथ दे नहीं सकते हैं, है ना। और इसीलिए एक वक्त के अंतर्गत हमें अपनी नीति को पालन करना होता है। लेकिन देखिए क्या हुआ ना, कि जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, तो जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों की सलाह लेना छोड़ दिया। अब बात करेंगे ड्यूमा क्या है। ड्यूमा जैसे आपके यहाँ संसद या फिर विधानसभा है ना, वैसे ही रूस में ड्यूमा राजा द्वारा स्थापित किया गया था। उसमें विभिन्न पार्टियां शामिल थीं और पार्टियों का सलाह लेना राजा ने छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ, जब राजा ने सलाह लेना छोड़ दिया ना, तो उसके प्रति जन समर्थन कम होने लग गया, है ना। तो क्या हुआ फिर इसके बाद देखते हैं, जर्मनी विरोधी भावनाएं जो है वो दिनों दिन बलवती होती गईं। यानी कि जर्मन के विरोध में जो शक्तिशाली जो संस्था थी, यानी कि जर्मन उस समय जो है केंद्र था। ठीक है, तो उसकी जो है विरोधी भावनाएं बलवती होती रहीं, यानी कि बढ़ती रहीं दिनों दिन। और जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही ना लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राद रख दिया। क्यों पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो है ना वो जर्मन नाम था। ठीक है, और जारीना जारीना जो कि राजा की महारानी थी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खासतौर पर रासपुतिन, ये एक सन्यासी था, तो इसने जो है राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ना पूर्वी मोर्चे में चल रही जो लड़ाई थी वो पश्चिम मोर्चे की लड़ाई से बिल्कुल भिन्न थी। अब बात करेंगे कैसे। तो देखिए, ये जो पश्चिम में सैनिक थे ना, वो पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे। पूर्वी फ्रांस में जो है लड़ाइयाँ लड़ रही थी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम यूरोप का मैप देख लेते हैं। इससे जो है हमें ना आगे की चीज़ें देखने में ज़्यादा जो है सहारा मिलेगा। चलिए देखते हैं मैप में और देख लेते हैं कि बाल्टिक सागर कहाँ है, फ्रांस किधर है ना।
ना। तो आप लोग जो है अभी स्टार्टिंग फेज चल रहा है विश्व युद्ध पढ़ने का, तो जो है हम इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं यूरोप का मैप, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैप आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोल रही हूँ आप समझ लेना, है ना। यहाँ पे पुर्तगाल है, ठीक है। पुर्तगाल से इसका मैप शुरू होता है। यहाँ पे है स्पेन, यहाँ पे है फ्रांस, और फिर ये है केंद्रीय शक्ति जर्मनी, जिसकी हमने बात की थी। और यहाँ है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी जो है वो केंद्रीय शक्ति थे। और अभी बात आएगी ना बाल्टिक सागर की, तो बाल्टिक सागर जो है ना ये है, यहाँ पे जो है बाल्टिक ओशियन है, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। इधर है पोलैंड, रसिया, आपको दिख ही रहा होगा, है ना। तो बेसिकली हमें यही चीज़ें देखनी है कि बाल्टिक सी, अभी बाल्टिक सी का विवाद भी हम देखेंगे, तो इसलिए मैं आपको मैप में भी दिखा दी हूँ। और आपके पास अगर सोर्सेस हो तो आप ज़रूर मैप लेके साथ में बैठिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए ये जो मोर्चा था ना, इसमें बहुत सारे सैनिकों के मुंह में जा चुके थे। क्या हो जो है बहुत सारे सैनिक जो है मर चुके थे, मौत के मुंह में जा चुके थे, है ना। सेना की पराजय भी हुई। और जब पराजय हुई तो सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। जब जाहिर सी बात है हमारे देश की, अगर मान लीजिए आप अपने देश के रेफरेंस में देखिए कि हमारी अगर सेना जो बॉर्डर पे रक्षा कर रही है, अगर वही पराजित हो जाएगी तो देश के मनोबल पे क्या असर पड़ेगा। तो वही असर पड़ रहा था उस समय रूसियों के, ठीक है, रूस के लोगों के। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं की भारी पराजय झेलनी पड़ी। अब 1917 में जो है 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। मतलब कितनी ज़्यादा जनहानि हुई थी। और पीछे हटती रूस सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला था, ताकि दुश्मन जो है सेना वहाँ टिक ना सके। तो फसलों और इमारतों के विनाश से ना रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए, यानी कि रूस में लोग शरणार्थी हो गए, ठीक है। और क्या हुआ, और इस हालात में सरकार और जार, यानी कि सरकार और राजा दोनों को अलोकप्रिय बना दिया गया। जाहिर सी बात है जब उनकी पॉलिसीज काम नहीं करेंगी तो जाहिर सी बात है वे लोकप्रियता से अलोकप्रियता की ओर बढ़ेंगे। तो सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे और अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। अब आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, ये कितने सारे सेना भरे भरे पड़े हैं, है ना। तो ये है पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही। शाही रूसी सेना को रूसी स्टेम रोलर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूसी स्टेम रोलर। और जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। ध्यान रखेंगे, रूसी स्टीम रोलर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी उस समय। और जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया तो जार की सत्ता भी ढह गई, यानी कि राजा का शासन ढह गया। अब देखिए जहाँ पे युद्ध छिड़ेगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है लोगों के साथ साथ वहाँ पे इस्टेब्लिश जो कंपनियाँ हैं, उद्योग हैं, वो भी प्रभावित होंगे। तो वही चीज़ रूस में भी पड़ा। अब देखिए युद्ध से, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि वैसे भी वहाँ पे उद्योग कम थे, है ना, और वैसे भी जो है कम थे, और बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी उस समय बंद हो गई, ठीक है। बाहर से जो सामान कच्चा माल मंगाया जा रहा था वो भी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि बाल्टिक समुद्र, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी फिगर में, बाल्टिक सी जो थे सागर, उसमें जो जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आता था ना, उस पर कब्जा हो गया था जर्मनी का। अब जर्मनी का कब्जा हो गया तो जाहिर सी बात है वो तो रूस में जो है सामान आने जाने से जो है मना ही करेगा, और इसीलिए आपूर्ति भी बंद हो गई थी। तो यूरोप के बाकी देश के मुकाबले ना रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें भी टूटने लग गईं, है ना। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया, युद्ध में जो है भेज दिया गया, और देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लग गई। और क्या हुआ, और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप भी ठप हो गई, जिससे जो है जनतंत्र जो है अस्त व्यस्त हो गया। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लग गया, है ना। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। अब जाहिर सी बात है ज़्यादातर अनाज जो है सेना के लिए भेज दिया जाएगा तो शहर वाले लोगों के लिए तो दिक्कतें आएंगी ही। और 1916 की जो है सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लग गए। जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ना, और जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, तो उसके लिए जो है दंगे हो ही जाते हैं, क्योंकि हम भाई हमारी आजीविका का साधन नहीं रहेगा तो हम हम अपनी आजीविका के लिए तो लड़ेंगे ही ना। अब बात करते हैं पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। पेट्रोग्राद यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राद रख दिया था, अभी हमने देखा है ना। तो 1917 की बात है, उस समय सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत जो है बहुत ख़राब थी,
ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रख कर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने जो हैं वो नेवा नदी के दाएं तट पर थे। तो मजदूरों के क्वार्टर जो बनाए गए थे और कारखाने ना नेवा नदी के दाएं तट पे बनाए गए थे, ठीक है। और बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस, सरकारी इमारतें थी। और जिस महल में ड्यूमा की बैठकें होती थी, अब ड्यूमा का मतलब आप ये समझ लीजिए ना कि जैसे हमारे देश में संसद और विधानसभाएं हैं ना, उसी प्रकार रूस में ड्यूमा थी, बैठकें होती थी। और वह भी जो है इसी तरफ था जिधर विंटर पैलेस वगैरह था, ठीक है। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई, ठीक है। अब उस साल ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ी। अब आपको पता है कि जब ठंडी पड़ जाती है तो फसलों में पाला पड़ जाता है और फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और भीषण कोहरा और बर्फबारी भी हुई थी। तो संसदीय प्रतिनिधि जो थे ना, वे चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, और वह जो है जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। यानी कि जो राजा थे ना, वे चाहते थे कि वो ड्यूमा को भंग कर दें, लेकिन इस चीज़ का ड्यूमा लोग जो है वो विरोध कर रहे थे, ठीक है। बात आई 22 फरवरी की। 22 फरवरी को ना दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अब अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में जो है 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दिया। अब आप ये समझिए कि एक फैक्ट्री में लगभग कितने मजदूर, मतलब 1000 से ऊपर मजदूर काम करते होंगे। अब आप तालाबंदी कर दोगे तो उनकी आजीविका के क्या असर पड़ेगा। तो हड़ताल तो बेशक बात है, करना ही करना है ना। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल के नेतृत्व औरतें कर रही थीं, और इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेव्स्की प्रोस्पेक्ट तक आ पहुंची, और इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टियां आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। तो देखिए, जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को ना मजदूरों ने घेर लिया ना, तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। ये बड़ी अजीब बात है। शाम तक प्रदर्शनकारी जो है वो तितर बितर हो गए। कर्फ्यू लगा दोगे और बिना मतलब के जनता को मारोगे तो जाहिर सी बात है जनता इतर बितर होगी ही। लेकिन 24-25 तारीख को वह फिर भी इकट्ठा होने लगे, क्योंकि मरना तो उन्हें जो है बिना खा के भी है, तो आंदोलन करके ही मरो, उनका सोचना ये था आंदोलनकारियों का, ठीक है। तो सरकार ने ना उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को जो है तैनात कर दिया। अब बात आई रविवार की। 25 फरवरी का दिन था। उस दिन सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, यानी कि ड्यूमा को भंग कर दिया। तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ ना राजनीतिज्ञ बयान देने लग गए। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी जो है बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके पर इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाने जो है असंख्य लोग सड़क पर जमा हो गए। सरकार ने जो है स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवारी सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। अब देखिए, सिपाही गुस्साए क्यों थे। गुस्साए सिपाहियों ने ना जो है एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने बगावत कर दी। अब देखिए, अब क्या होता है ना कि जैसे हम किसी ग्रुप में शामिल हो, ठीक है, अगर वो ग्रुप गलत कर रहा हो तो हमारे अंदर तो जो है हम तो जानते हैं कि वो चीज़ इंसान गलत कर रहा है, लेकिन हम उसका फिर भी साथ देते रहते हैं। लेकिन कभी कभी जो है ना अपना ज़मीर जाग जाता है कि हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए। तो सिपाहियों के अंदर भी यही ज़मीर जागा होगा, आई होप, और इसीलिए उन्होंने जो है इनकार कर दिया, ठीक है। और हड़ताली मजदूरों के साथ आ गए। वे जानते थे कि मजदूर जो है वो सही काम कर रहे हैं। और उस शाम को जो है सिपाही और मजदूर एक सोवियत या फिर जो कह लीजिए परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी, और यहां से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अब देखिए, अगले ही दिन ना एक प्रतिनिधि मंडल जो है जार से मिलने गया, राजा से मिलने गया। फिर क्या हुआ, देखिए, सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे, राजा अपनी राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। तो कैसे छोड़ दी, इतना इजी तो नहीं हुआ। वो जान लिया कि अब ना सैनिक बस में है, मजदूर आउट ऑफ कंट्रोल हो ही चुके हैं, तो उसने जो है अपनी गद्दी छोड़ दी, बात मान ली। और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली गई, और तय ये किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए, और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए।
अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है तो आप मेरी पॉलिटी की वीडियो में क्लास 9th 8th की वीडियो में देख लीजिए। लगभग सभी चैप्टरों में मैंने वयस्क मताधिकार के बारे में बताया है। इसका मतलब ये है वयस्क की जो है हमारे देश में 18 वर्ष से ऊपर जो भी हो गए हों, जो बालक हो बालिकाएं हो जो भी हो, उन्हें अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है। ठीक है, प्रत्येक वोट की वैल्यू 1 होती है। तो उसी प्रकार जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर सरकार का चुनाव किया जाएगा। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। अब आइए देखें कि जो है फरवरी की क्रांति हुई उसमें महिलाओं का क्या जो है रोल था। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती थीं। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया और जो है उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी और इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासिलेवा ने काम रोक दिया और आनन फानन में हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले ही तैयार थे। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया और उसके लिए पावरोटी भिजवाई। उसने पावरोटी तो ले ली लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया और जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती तो उसने पलट के जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूखे हैं तो मैं अकेले कैसे पेट भर सकती हूँ, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग के काम करने वाले महिलाएं भी इकट्ठी हो गईं और धीरे धीरे बाकी सारी औरतें भी काम रोक दी और जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम जो है वो सड़क पर निकल आया। अब आइए देखिए फरवरी के बाद क्या होता है। देखिए अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति जो थे वो प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका जो है ना वो सब जगह एक जैसे नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। अब देखिए अप्रैल 1917 में ना बोल्शेविकों के निर्वासित नेता या व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। निर्वासित नेता मतलब कि निकाले गए नेता जो है वो वापस लौट आए। ठीक है, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक, एक जगह का नाम है, बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध के विरोध कर रहे थे। ठीक है, और क्या है उनका कहना था, बोल्शेविक एक समाज है उसी समाज में रहते थे, तो उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को ना लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। किस थीसिस के नाम से? अप्रैल थीसिस के नाम से। उन्होंने ये भी सुझाव दिया ना कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। ठीक है, और जो है बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें क्या लगता था ना कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है और इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं जो हैं उनकी सोच बदल दी। अभी जो है आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त तो थोड़ी ना हुआ था। अब देखिए गर्मियों में मजदूर जो है आंदोलन और फैल गया। कैसे? औद्योगिक इलाकों में जो है फैक्ट्री कमेटियां बनाई गईं और इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों के सवाल जो है खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लग गई। ठीक है, सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लग गई। जून में लगभग 500 सोवियत ने जो है अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के प्रतिनिधि भेजे। अब देखिए जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी ना, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लग गया। ठीक है, सरकार में असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लग गई। और क्या हुआ, सरकार ने जो है फैक्ट्रियां चलाने की जो है मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। फिर से पतन होने लग गया। अब देखिए जहाँ भी इंसान का शोषण होता है ना वहाँ पे एक चिंगारी जागृत होती है और वही जो है वो आंदोलन का रूप लेती है। ठीक है, जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए जो है विशाल प्रदर्शनों को भारी दमन
किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेता को छिपना या भागना पड़ा। अब देखिए, गांव के किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि वितरण जो है, भूमि पुनर्वितरण, इसका मतलब क्या है, भूमि का पुनः बंटवारा, ठीक है, के लिए दबाव डालने लग गए। अब इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई। तो सामाजिक क्रांतिकारियों से ना प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब आइए बात कर लेते हैं रूसी क्रांति की तारीख। देखिए, रूस में ना 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था और इसके बाद रूसी सरकार ने ना ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया और जिसका जो है अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही इस्तेमाल किया जाता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को, अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। ध्यान रखेंगे, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अक्टूबर 1917 की क्रांति। अब देखिए, जैसे जैसे अंतरिम सरकार, हमने अभी देखा कि बोल्शेविक और सरकार के बीच जो है तनाव बढ़ता गया, टकराव बढ़ता गया, है ना। लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लग गई। तानाशाही मीन्स कि सारा शासन जो है ना अपने हाथों में ले लेना, सारे डिसीजन अपने हाथों में ले लेना, ठीक है। तो वो सरकार जो है वो तानाशाह बन जाती है। तो लेनिन को जो है आशंका थी कि सरकार जो है तानाशाही की ओर बढ़ रही है। तो सितंबर में उन्होंने जो है सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, देखिए, सेना और फैक्ट्री ना सोवियत में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा करने लग गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। अब देखिए, बोल्शेविक क्या है, जैसे हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी होती है ना, वहीं पे जो है वहाँ पे एक बोल्शेविक पार्टी थी, ठीक है। बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। फिर क्या हुआ, सत्ता पर कब्जे के लिए ना लियान ट्रॉट्स्की ने नेतृत्व में जो है सोवियत की ओर एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। अब इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को जो है किस दिन लागू किया जाएगा। आगे देखते हैं, 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। कब विद्रोह शुरू हुआ, 24 अक्टूबर को। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की, ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री केरेंस्की जो है सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर के बाहर चले गए। तड़के ही, यानी कि अर्ली मॉर्निंग ही सरकार जो है वफादार सैनिकों को ने जो है 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पे घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण जो है प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थन सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। और उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने जो है नेवा के रास्ते, यानी नेवा नदी के रास्ते जो है आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब देखिए, शाम ढलते ढलते ना पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और पेट्रोग्राद में ना अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई और जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्यवाही का समर्थन किया और अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, दोनों तरफ से, है ना, खास तौर पे मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके में बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, 1850 से 1880 रूस में समाजवाद पर बहस। 1888 में क्या हुआ, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना। 1905 में क्या हुआ, खूनी रविवार और 1905 की क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 में क्या हुआ, 2 मार्च को जार द्वारा पदत्याग, यानी कि राजशाही खत्म। और 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह। 1918 में क्या हुआ, गृह युद्ध। 1919 में क्या हुआ, कॉमिंटर्न का गठन। और 1929 में सामूहिकीकरण की शुरुआत। अब अक्टूबर की क्रांति तो हो गई, अक्टूबर के बाद बदला क्या, ये भी चीज़ें हम देखें, इम्पैक्ट क्या पड़ा।
ठीक है। तो बोल्शेविक जो है ना निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरीके से जो है वो खिलाफ थे, वो पब्लिक सेक्टर से के जो है पक्ष में थे। ठीक है। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों को ना नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था और उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को जो है सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। ठीक है। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने जो है मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों को छोटे छोटे हिस्सों में कर दिया और बेघर बार और ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके, ताकि उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगाई। अभिजात वर्ग मतलब उच्च वर्ग के लोग जो थे, पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गईं और इसके लिए जो है 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई। यानी परिधान प्रतियोगिता यानी कि मतलब जो है सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां किस प्रकार हो, इसके लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई। ठीक है। जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। अब देखिए बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के ना अब क्या हो गया, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। क्या रख दिया गया, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। और नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली में बोल्शेविकों ने के प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत ये था ना कि अनिश्चित जो है परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। तो मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगी की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली और आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों का हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। ठीक है। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को ना अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। ट्रेड यूनियन पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस जो है, जिसे पहले चेका और बाद में आजीपीयू और एनकेवीडी का नाम दिया गया था, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। अब ये देखिए कि बहुत सारे युवा जो हैं, लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ से आकर्षित हुए। क्यों? क्योंकि वह जो है ना समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। ठीक है। अक्टूबर 1917 के बाद क्या हुआ, ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों ने जो है पार्टी से मोह भंग कर लिया। तो चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो और अगले वीडियो में हम देखेंगे गृह युद्ध। चूँकि जो है चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए एक बार में सब चीज़ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है और आप लोग भी बोर हो जाओगे। ठीक है। इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, है ना। और जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन करो, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। और ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसने मुझसे क्वेश्चन किया हो और मैंने उसका जवाब ना दिया हो। तो आपके जो भी डाउट्स रहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं जब भी देखूँगी उसका जवाब ज़रूर दूँगी। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।